एक ऑक्सीजन इधर जा रहा है, एक ऑक्सीजन इधर जा रहा है, एक ऑक्सीजन इधर जा रहा है। ऊपर के 2 चैम्बर होते हैं उसे आलिंद बोलते हैं, और जो नीचे के 2 चैम्बर होते हैं उसे निलय बोलते हैं। जैसे हमारे शरीर में खून होता है वह ऑक्सीजन का परिवहन करता है, उसी तरीके से पेड़ में जाइलम होता है। हेलो बच्चों, मैं रोहित कुमार आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रोहित इंस्पायर इंडिया पर। क्लास 10 साइंस का यह 5वां अध्याय जिसका नाम है जैव पराक्रम पढ़ रहे हैं, जिसका पार्ट 1 मैंने पढ़ा दिया है और पार्ट 2 की बारी है जिसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। देखिए हमने क्या क्या अभी तक देखा है। मैंने बताया था जैव पराक्रम में 4 भाग होते हैं। जैव पराक्रम के 4 भाग होते हैं। कौन कौन से? पोषण, देखिए पोषण बताया था मैंने। इसके बाद था उत्सर्जन, ठीक है, उत्सर्जन था, और श्वसन, ठीक है, श्वसन था, और नेक्स्ट क्या था? पाचन। तो इसमें से हमने 2 कंप्लीट कर लिया था जिसमें पोषण और पाचन था। तो पोषण और पाचन हमने पढ़ लिया है। आज हम पढ़ने वाले हैं श्वसन और उत्सर्जन। तो इस तरीके से हम चित्रों के माध्यम से भी समझ सकते हैं और हमने लिखा भी है। तो इसमें देखिए बेहतरीन नोट्स भी है आपके लिए, और बेहतरीन नोट्स है, चित्र भी हैं। तो आप इसमें देख करके और पढ़ करके अच्छे से समझ सकते हैं, और मैं आपको ये क्लियर करके बताने वाला हूँ। तो आइए समझते हैं कि श्वसन क्या होता है। ठीक है, श्वसन क्या होता है समझेंगे। देखिए भाई, श्वसन मार्ग, ठीक है, यहाँ पर पथ लिखा हुआ है जो कि श्वसन मार्ग है। तो जब हम सांस लिए हम, और सांस कहाँ से होते हुए जा रहा है, बस यही हमको पढ़ना है। कहाँ से गया, क्या किया, बस इतना ही पढ़ना है श्वसन में। ठीक है, देखिए श्वसन का पहला जो चरण है वो कहाँ से शुरू होता है? नासाद्वार से। कहाँ से शुरू हो रहा है मेरे भाई? नासाद्वार से। नासाद्वार से जब ये जो होता है, ये नासाद्वार है, यहाँ पर छोटे छोटे बाल पाए जाते हैं, और ये बाल क्या करते हैं, जो धूल कण होते हैं उन्हें रोक लेते हैं, अंदर नहीं जाने देते। ठीक है, तो बालों का होना अच्छी बात है। ठीक है, बालों को होना अच्छी बात है, क्योंकि वो जो है अंदर जाने वाले जो धूल कण होते हैं उनको रोक लेते हैं। तो यहाँ पर है नासाद्वार। इसके आगे जब बढ़ता है तो कहाँ पहुँचता है? ग्रसनी में। ठीक है, ग्रसनी में पहुँचता है जहाँ से भोजन और वायु दोनों अलग अलग होते हैं। बात समझ में आ रही है? जहाँ से वायु और भोजन अलग अलग मार्गों में जाते हैं वही श्वसन नली होती है। ठीक है, इसके बाद कंठ। कंठ क्या होता है? जो हमारा गला होता है उसी को हम बोलते हैं कंठ। क्या बोलते हैं भाई? कंठ बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए श्वास नली है। ठीक है, श्वास नली में जाता है। कहाँ कहाँ गया? नासाद्वार से ग्रसनी में, और ग्रसनी से होते हुए कंठ तक पहुंचा। इसके बाद श्वास नली में। ओके, इसके बाद श्वास नली से फुफ्फुस, और फुफ्फुस से कोपिका। कोपिका क्या होता है? देखिए ये अंगूर के गुच्छे जैसा दिख रहा है। ठीक है, तो ये हमारे फेफड़े के अंदर होता है, फेफड़े के अंदर होता है। तो इस तरीके से यहाँ से होते हुए और फिर इस तरीके से जाते जाते ये कोपिका तक पहुँचता है। ठीक है, जब हम श्वास लिए तो इतनी जगह से होते हुए गया है। आगे देखिए, श्वास नली में उपास्थि के वलय होते हैं। क्या होते हैं मेरे भाई? श्वास नली है उसमें उपास्थि के वलय होते हैं, जो सुनिश्चित करते हैं कि वायु मार्ग बंद ना हो। क्या करते हैं? जो वायु, हमारा जो वायु मार्ग है वो बंद ना हो। ठीक है, इस तरीके से ये जो उपास्थि होते हैं ये उसको नियंत्रित करते हैं। ठीक है,
इसके बाद कूपिका क्या करता है, गुब्बारे जैसी संरचना है कूपिका की, ठीक है, जहाँ गैसों का विनिमय होता है। क्या हो रहा है यहाँ पर, जो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस है यहीं पर उसका विनिमय होता है, लेन देन होता है, ठीक है, तो उसी की बात कर रहा है। इसके बाद आगे समझिए, ये हमारा लंग्स है, ठीक है, ये लंग्स है। और अच्छा, मछलियों में किसके द्वारा सांस ली जाती है, इसका जवाब कमेंट में बताइएगा। आगे देखिए, परिवहन तंत्र की आवश्यकता, जो हमने सांस लिया उसके बाद उसमें आता है ऑक्सीजन, जब हम सांस लेते हैं तो उसमें आता है ऑक्सीजन और अतिरिक्त गैसें भी आती हैं तो उन्हें हम बाहर निकाल देते हैं और साथ में हम छोड़ते हैं क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। और जब कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं तो वो कहीं ना कहीं से तो आता ही होगा ना, तो उसी की बात करने जा रहे हैं कि इसमें जो है ऑक्सीजन पूरे शरीर की ज़रूरत होती है, ऑक्सीजन जो है वो पूरे शरीर की ज़रूरत है। अब वो कैसे वो पूरे शरीर में फैलता है उसी पर हम चर्चा करेंगे। देखिए इसमें क्या है, विसरण एक शब्द है। देखिए पहले, बड़े जीवों में अकेला विसरण दाब शरीर के सभी अंगों में ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए अपर्याप्त है। विसरण दाब क्या है, यदि कोई कण स्वतः ही फैल रहा हो, ठीक है, मतलब यहाँ पर 5, 6, 7 कण हों किसी चीज़ के, मान लीजिए ऑक्सीजन के ही हों, अब वो अपने आप से फैल रहे हों, एक ऑक्सीजन इधर जा रहा है, कि ऑक्सीजन इधर जा रहा है, एक ऑक्सीजन इधर जा रहा है, जो उसके कण हैं वो दूर दूर जा रहे हैं। तो उस तरीके से अगर ऑक्सीजन यहाँ से छूटता है, यहाँ से निकलता है, तो उसको पैर के अंगूठे तक पहुँचने में 3 वर्षों का समय लग सकता है। और इतने में, इतना तो हमारा शरीर वो सक्षम तो है नहीं कि 3 वर्षों में एक बार एक कण आएगा तब तक वो झेल ले जाएगा। इसीलिए इसको एक माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। तो वही कह रहा है, मानव में वहन क्यों जरूरी है, वहन करने के लिए एक सवारी की ज़रूरत क्यों है। जो हमारा ऑक्सीजन है, यहाँ से सांस लिए, हम सांस लिए, ऑक्सीजन गया फेफड़े तक, अब फेफड़े से वो यहाँ तक कैसे पहुँचेगा, नहीं पहुंच सकता ना। अब मान लीजिए मोमबत्ती है, आपने जलाया, सॉरी मोमबत्ती नहीं, अगरबत्ती आपने जलाया, अब वो पूरे कमरे में फैल जाता है, कुछ ही मिनटों में वो पूरे कमरे में फैल जाता है। अगर वायु तेज हो तो तुरंत ही फैल जाएगा, लेकिन ये जो ऑक्सीजन है ये स्वयं अगर आएगा धीरे 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 तो अंगूठे तक पहुंचने में इसको लगभग 3 वर्षों का समय लग सकता है। यहाँ तक बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो इसीलिए हमें एक परिवहन तंत्र की आवश्यकता होती है, जिसमें देखिए ये वही बात लिखी हुई है जो मैंने अभी आपको बताया कि विसरण से फेफड़े से पैर के अंगूठे तक ऑक्सीजन के एक कण को पहुंचाने में लगभग 3 वर्षों का समय लग सकता है। इसलिए एक तेज और कुशल तंत्र की आवश्यकता होती है। यह काम श्वसन वर्णक, ठीक है, क्या है, श्वसन वर्णक हीमोग्लोबिन करता है। हीमोग्लोबिन करता है, कौन सा काम करता है, ऑक्सीजन को ले आने और ले जाने का काम हीमोग्लोबिन करता है। कौन कर रहा है, हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन जो है ये ऑक्सीजन को लाने और ले जाने का काम कर रहा है। तो यह है कहाँ होता है, हीमोग्लोबिन कहाँ होता है, हमारे रक्त में, हमारे खून में होता है। ठीक है मेरे भाई, आगे देखिए इसमें रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। रक्त क्या है, एक तरल संयोजी ऊतक है। ये किसका, देखिए इसमें क्या क्या है, प्लाज्मा, तरल माध्यम जिसमें, ठीक है,
भोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजनी वर्ण पदार्थ विलेय अवस्था में घुले होते हैं। पहला तो ये हो गया। और दूसरा क्या होता है? हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को अपने साथ बांधकर क्या करता है? ऑक्सीजन को अपने साथ बांधकर शरीर के सभी भागों तक पहुंचाता है। क्या कर रहा है? ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर वो पूरे शरीर में जा रहा है। ठीक है। इसके बाद विलेय अवस्था में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड जल या जिसमें प्लाज्मा है में घुली हुई अवस्था में वहन होता है। क्या हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड प्लाज्मा में घुली हुई अवस्था में वहन होता है। ये ऐसे घूमता है। ठीक है, इसमें से होते हुए। अब ये बातें भी वही सेम वहाँ जो लिखा हुआ है वही यहाँ पर लिखा हुआ है। देखिए, बहुत गर्मी है। देखिए भाई, ये क्या कह रहा है इसमें? ये तो प्लाज्मा हो गया। ये है आरबीसी। आरबीसी क्या है? लाल रक्त कणिका। ठीक है, जो हमारा खून है वो 3 पार्ट में होता है। जैसे एक लाल खून होता है, एक सफ़ेद खून होता है, एक प्लाज्मा होता है। ठीक है मेरे भाई। तो इस तरीके से इसमें का जो है लाल रक्त है, इसमें हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन किस में होता है? लाल वाले खून में हीमोग्लोबिन होता है, जो ऑक्सीजन ले जाता है। हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के लिए उच्च बंधुता होती है। ऑक्सीजन को उसको रोकने की क्षमता अधिक होती है, बंधुता उसमें। जैसे हमारा कोई परम मित्र होता है तो कोई कहता है कि जो वो तुम्हारा बहुत सगा बंधु है, इस तरीके से, क्योंकि उससे हमारा संबंध अच्छा होता है। ठीक है मेरे भाई। इस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन यह जल में अधिक विलेय है, इसलिए इसका परिवहन रक्त के विलेय अवस्था में होता है। तो रक्त हमारे शरीर में जीवनदायी पदार्थों और गैसों को तेजी से परिवहन करता है मेरे भाई। यहाँ तक बात समझ में आई या नहीं? मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गई होगी। आगे समझते हैं। देखिए क्या है हृदय की संरचना। सबसे पहले हृदय के बारे में समझ लेते हैं। देखिए, हृदय का जो अध्ययन होता है, हृदय को जो हम पढ़ते हैं, कोई स्पेशल जब पढ़ता है तो उससे कहते हैं कार्डियोलॉजी। हृदय के अध्ययन को कार्डियोलॉजी कहते हैं। और जो इसका डॉक्टर बनता है उसे कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं। बात समझ में आई? इसकी पढ़ाई को कार्डियोलॉजी कहते हैं और इसके जो डॉक्टर होते हैं उन्हें कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं। बात समझ में आ गई? ठीक है, आगे देखिए। इसमें जो है ये हमारे मुट्ठी के आकार का होता है। कैसा होता है मेरे भाई? मुट्ठी के आकार का होता है। और मान लीजिए कि ये हमारा जो अगर शरीर है, ये मान लीजिए हमारा शरीर है, तो यह हल्का बाईं ओर होता है। देखिए, ये अगर हिस्सा बांट दिया जाए तो लगभग यहाँ होता है। ठीक है मेरे भाई, ये बाईं तरफ होता है। इस तरीके से हम खड़े हैं तो हमारा जो दिल है, यहाँ से अगर हम अपने आप को बांटें तो इधर ही दिल मिलेगा मेरे भाई। बात समझ में आ रही? इधर ही हमारा दिल मिलेगा। इसी तरीके से प्रत्येक व्यक्ति का होता है। दिल जो है हमेशा बाईं तरफ होता है। ठीक है मेरे भाई। तो इसमें 4 चैम्बर्स होते हैं। क्या होते हैं? 4 चैम्बर्स होते हैं, जिसमें देखिए एक ये है जिसका नाम है दायां आलिंद। ठीक है, जो ऊपर के 2 चैम्बर होते हैं उसे आलिंद बोलते हैं, और जो नीचे के 2 चैम्बर होते हैं उसे निलय बोलते हैं। क्या कहते हैं? दायां आलिंद। ठीक है, ये हो गया दायां आलिंद क्योंकि दाहिनी तरफ है, और ये हो गया बायां आलिंद क्योंकि ये बाईं तरफ है। बात समझ में? ऊपर के जो, जैसे ये कोष्टक 4 बना लिए हमने, यहाँ पर 4 कोष्टक बनाया। अब इस साइड वाले को, इस हाथ वाले साइड को हम क्या बोलेंगे? दायां आलिंद।
ठीक है, ऊपर वाले की बात कर रहे हैं, ऊपर के 2 कोष्ठक की। ऊपर वाले में जो दाहिनी तरफ होता है उसे दायां आलिंद, और जो बाईं तरफ होता है उसे बायां आलिंद। उसके नीचे वाले को दायां निलय और नीचे वाले को बायां निलय। बात समझ में आई? इस तरीके से इसमें 4 चैम्बर होते हैं। और ये जो है, ठीक है मेरे भाई, ये 4 चैम्बर तो हो गया। अब इसमें जो देखिए इधर से ये एक हड्डी नुमा होता है, इसमें से यहाँ से खून आया, और खून आया तो यहाँ ठहर नहीं सकता, दाएं निलय में खून ठहर नहीं सकता। ये सीधा किधर चला जाता है? ये चला जाता है दाएं निलय में। यहाँ से खून आया, ये क्या करता है, देखिए इसकी प्रक्रिया क्या है। पूरे शरीर से खून आया, हमारे शरीर में 5 लीटर 5.5 लीटर तक खून होता है। जो स्वस्थ मनुष्य होता है उसमें 5 लीटर या 5.5 लीटर खून होता है। अब उसमें से 70 ml खून प्रति बार जो है क्या होता है, हृदय के अंदर आता है। तो शरीर के अंदर जो खून आता है वो इधर से आता है, और यहाँ से आने के बाद क्या होता है, यहाँ पहले दाएं आलिंद में आता है, इसके बाद यहाँ से गिर जाता है कहाँ, दाएं निलय में। अब दायां निलय क्या करता है, दायां निलय क्या करता है, इसको धीरे से क्या करता है, फेफड़ों में पहुँचा देता है मेरे भाई। अब कहेंगे फेफड़ों में खून जाता है? हाँ जाता है। ये जो खून है ये फेफड़ों में गया, ठीक है। और क्यों गया? क्योंकि ये ऑक्सीजन लाने जा रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड को वहाँ छोड़ने जा रहा है। ये यहाँ से जाता है, ठीक है, ये यहाँ से गया और ऑक्सीजन को वहाँ से जो गैसें हैं उनको लेके आता है। और कहाँ लेके आता है? ये इधर, ठीक है मेरे भाई, यहाँ पर लेकर आता है। दूसरे वाले जो बायां आलिंद है यहाँ पर लेकर आता है। इसके बाद क्या करता है, यहाँ पर छोड़ता है। ये यहाँ रुक तो सकता नहीं, तो यहाँ चले आता है, ठीक है। देखिए इस तरीके से, देखिए मेरे भाई, ये क्या है, यहाँ से खून चला गया कहाँ, फेफड़ों के पास, और फेफड़ों से जो है क्या हो रहा है, ये ऑक्सीजन को लेके आ रहा है, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड को पूरे शरीर से लेके तो आया ही था जो ऑक्सीजन को, फिर उसके बाद यहाँ से ये फेफड़ों में चला गया, ये फेफड़ों में जा रहा है, इधर भी फेफड़ों में गया। इसके बाद यहाँ से इधर आता है, यहाँ से इसमें आता है, और इसके बाद ये बाएं आलिंद से होते हुए बाएं निलय में जाता है। अब इसके बाद क्या होता है, देखिए ये अगर यहाँ से दोबारा से चला जाएगा तो प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए यह दोनों इस तरीके से खुले हैं। यहाँ देखिए इस तरीके से खुले हैं। अब जैसे ही वो ऊपर की तरफ प्रेशर देगा, ये ऐसे धक दिल करेगा, तो ये बंद हो जाता है, ये जो है ये बंद हो जाता है। और खून कहाँ से जाता है, यहाँ से जाता है मेरे भाई, और ये पूरी नसों में दौड़ जाता है। ये जो है क्या करता है, अगर हम कहें कि बाएं निलय से ही खून पूरे शरीर में फैलता है। रिसीव कौन कर रहा है, देखिए खून को रिसीव कौन कर रहा है, दायां आलिंद कर रहा है। दायां आलिंद रिसीव कर रहा है, इसके बाद किसको दे रहा है, दाएं निलय को। दाएं आलिंद ने रिसीव किया खून को, जो हमारे शरीर से खून आया उसमें, फिर दाएं आलिंद में आता है, उसके बाद वो किसको दे देता है, दाएं निलय को। अब दायां निलय क्या करता है, ऑक्सीजन को इसको भेज देता है कहाँ, फेफड़ों के पास। अब फेफड़े जो होते हैं वो इसको कहाँ पहुँचाते हैं, फिर से बाएं निलय में पहुँचा देते हैं। पहले दाएं से गया, अब ये बाएं में पहुँच गया। अब बाएं में आने के बाद कहाँ गया, बाएं निलय में। अब निलय क्या करता है, जब धड़कता है जोर से, तो जब जोर से धड़कता है तो पूरी नसों में खून दौड़ जाता है। तो ये जो होता है इसकी प्रक्रिया होती है, ठीक है, इसका कार्य होता है, ठीक है मेरे भाई। अब इसको समझते हैं। देखिए
हृदय की संरचना, एक पेशीय अंग हमारी मुट्ठी के आकार का है, जो कि सब कुछ मैं बता चुका हूँ। ठीक है, ऑक्सीजन प्रचुर और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को मिलाने से रोकने के लिए कई कोष्ठक बने होते हैं। इसमें कई कोष्ठक बने होते हैं, 4 कोष्ठक बने होते हैं। ठीक है, मानव हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं। ऊपरी 2 आलिंद होते हैं, दायां और बायां। निचले 2 नीले होते हैं, दायां नीले और बायां नीले। ठीक है, तो यहाँ सब वही लिखा हुआ है, इसके कार्य जो कि मैं समझा चुका हूँ। देखिए, शरीर के विभिन्न भागों से अशुद्ध कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त प्राप्त करता है, जो हमारे पूरे शरीर से रक्त ले आकर के यहाँ करता है, यहाँ। ठीक है, दाएं नीले में यहाँ से पूरा रक्त रिसीव होता है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिला होता है। फेफड़े से शुद्ध ऑक्सीजन रक्त प्राप्त करता है। ठीक है, यहाँ से खून आया, अब यहाँ से इसमें गया फेफड़े में, अब फेफड़े से ये आता है यहाँ पर। ठीक है, यही कह रहा है, फेफड़े से शुद्ध ऑक्सीजन रक्त प्राप्त करता है। क्या कर रहा है? फेफड़े से शुद्ध ऑक्सीजन रक्त प्राप्त कर रहा है। इसके बाद अशुद्ध रक्त को फेफड़े की ओर भेजता है। अशुद्ध रक्त को ये जो कार्बन डाइऑक्साइड मिला हुआ खून होता है, इसको क्या करता है, यहाँ से ले आकर यहाँ फेफड़ों तक भेज देता है। ठीक है मेरे भाई, ये क्या करता है, फेफड़ों में भेज देता है। यहाँ से देखिए पीछे से गया हुआ है, ये इधर से आया और इधर से होते हुए 2 भागों में बढ़ जाता है, दोनों तरफ। ठीक है, शुद्ध रक्त को पूरे शरीर में भेजता है। तो उसके बाद क्या करता है, यहाँ से बायां नीले जब धड़कता है तो ये एक साथ धड़कता है और ये पूरे शरीर में रक्त को फैला देता है। तो यह बात आपको क्लियर हुई या नहीं हुई? एक बात बताइए, अभी मैंने थोड़ी देर पहले पूछा था कि जो मछलियाँ होती हैं वो किससे सांस लेती हैं? अगर भूल गए हो तो जवाब कमेंट में ज़रूर कीजिएगा। देखिए मेरे भाई, जब तक आपको क्लियर ना हो जाए तब तक मैं आगे नहीं बढ़ूँगा। ठीक है, अब समझिए, जो हमारा खून है वो ऑक्सीजन के साथ पूरे शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड ले करके खून आता है। खून क्या करता है, पूरे शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के आता है और वो कहाँ से प्रवेश करता है मेरे भाई, यहाँ से प्रवेश किया। और जब प्रवेश करेगा तो सबसे पहले कौन सा मिलेगा, ये हमारा दायां आलिंद मिलेगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ से रुक तो सकता नहीं, इसके बाद ये पहुँचता है कहाँ, बाएं नीले में। कहाँ पहुँचता है मेरे भाई, बाएं नीले में। अब बायां नीले क्या करता है, जब धड़कता है ये पूरा एक साथ धड़केगा और जब धड़कता है तो ये कोष्ठक बंद हो जाता है। आने का रास्ता है बट यहाँ से वापस जाने का रास्ता नहीं है, तो ये बंद हो गया। और जब ये धड़का तो खून यहाँ से होते हुए यहाँ पहुँचा और यहाँ पहुँचा। ये कौन सा रास्ता है, ये फेफड़ों तक जाने का रास्ता है। फेफड़ों तक गया और वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ दिया। जो अशुद्ध रक्त कार्बन डाइऑक्साइड के साथ लाया था वो फेफड़ों तक ले जा कर के छोड़ दिया। समझ में आई बात? तो जब छोड़ दिया तो वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल गई और वहाँ से क्या किया, ऑक्सीजन जो शुद्ध खून था उसमें मिल गया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, यहाँ आए, ये खून आया यहाँ पर और आने के बाद यहाँ पहुँच गया। ठीक है, ये बाएं आलिंद में मिला आकर के और बाएं आलिंद से होते हुए कहाँ पहुँच गया मेरे भाई, बाएं नीले में। बाएं नीले में जब पहुंचा तो ये देखिए ये बंद हो जाता है, तुरंत ही क्या होता है, ये बंद हो जाता है और हमारा दिल जोर से धड़कता है। इसके बाद यहाँ से होते हुए क्या होता है, हमारा खून पूरे शरीर में
फैल जाता है। बात समझ में आई? अगर ना समझ में आई हो तो मैंने बड़े ही प्यार से समझाया है, इसको दोबारा से देख लीजिएगा। और ये जो सामने बातें लिखी हुई हैं, आप जो देख रहे हैं, ये जो मैंने समझाया सेम वही बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं। अगर आप इसको पढ़ना चाहते हैं तो इसका एक स्क्रीनशॉट रख लीजिए मेरे भाई। ठीक है, हम आगे बढ़ेंगे। देखिए ये क्या है, वही प्रक्रिया कि पहले जो है जो समझाया कि एक बार खून ऑक्सीजन लेकर के आता है, फेफड़े तक छोड़ता है, बस वही उसके बाद वाली जो क्रिया है वो दूसरे पार्ट में लिखी हुई है। अब इसको भी आप स्क्रीनशॉट रख सकते हैं। ठीक है, ले लिया आपने? ठीक है, नेक्स्ट समझेंगे। देखिए दोहरा परिसंचरण क्या है। दोहरा परिसंचरण, देखिए प्रत्येक चक्र में रुधिर 2 बार हृदय में आता है। प्रत्येक चक्र में 2 बार खून जो है हमारे हृदय में आता है। इसे दोहरा परिसंचरण कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई? इसे दोहरा परिसंचरण कहते हैं। मैंने क्या कहा था कि ये हमारा मान लीजिए कि हृदय है, मान लीजिए कि ये हमारा हृदय है और ये इस तरीके से जुड़ा हुआ है। ठीक है, यहाँ से जब खून आता है वो भी कार्बन डाइऑक्साइड युक्त, तो वो क्या करता है, पहले बाएं आलिंद में आता है मेरे भाई। ठीक है, बाएं आलिंद में आता है, सॉरी ये यहाँ पर नहीं, यहाँ रहेगा, बाएं आलिंद में आता है। बाएं आलिंद में आने के बाद बाएं नीले में जाता है। इसके बाद यहाँ से होते हुए 2 फेफड़ों में जाता है दोनों। उस यहाँ तक पहला जो यहाँ पर देखा था आपने, ये रुधिर का प्रवाह भाग 1, यहाँ तक बात पहली हो गई। ठीक है, इसके बाद जो दूसरी है, यहाँ पर दूसरी है, वो यहाँ से आने के बाद जब दोबारा यहाँ आता है, ऑक्सीजन लेकर के, शुद्ध ऑक्सीजन लेकर के आता है, तब ये दूसरा चरण पूरा होता है। तो वही इसमें लिखा हुआ है कि एक बार, एक पूरा चक्कर लगने में खून जो है हमारे हृदय में 2 बार आता है। एक जब पूरे शरीर से आता है और ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड लेकर आता है, वह फेफड़ों तक लेकर जाकर छोड़ देता है। और छोड़ने के बाद क्या होता है मेरे भाई, छोड़ने के बाद क्या होता है, वहाँ से ऑक्सीजन ले आकर के फिर से हृदय में आता है और फिर से हृदय पंप करता है और पूरे शरीर में खून फैल जाता है। बस वही चीज़ें हैं। देखिए प्रत्येक चक्र में रुधिर 2 बार हृदय में जाता है, इसे दोहरा परिसंचरण कहते हैं। यह ऑक्सीजन तथा विऑक्सीजनित रुधिर को अलग रखने में मदद करता है। यदि एक साथ आता, मान लीजिए आया और निकल गया, अच्छा यही एक चीज़ है, समझिए जो हमारा जो मछलियाँ होती हैं उनमें जो गलफड़ा होता है, गिल्स जिसे बोलते हैं, वो उनसे ऑक्सीजन लेती हैं। इसीलिए उनमें जो है एक ही, सॉरी 2 ही चैम्बर होते हैं। अपने शरीर में 4 चैम्बर होते हैं, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन का मार्ग ही अलग है। ठीक है, तो मछलियों में 2 ही जो है होता है और यहाँ मानवों में 4 कोष्ठक होते हैं। ठीक है मेरे भाई, देखिए यहाँ शरीर को उच्च दक्षतापूर्ण ऑक्सीजन की पूर्ति होती है। शरीर को उच्च दक्षतापूर्ण ऑक्सीजन की पूर्ति होती है। ये जो दोहरा परिसंचरण होता है, ये शुद्ध ऑक्सीजन को पूरे शरीर में फैला देता है। पहला पॉइंट ये हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, पक्षी और स्तनधारी जैसे जंतुओं के लिए लाभदायक होता है। जो पक्षी होते हैं, स्तनधारी जीव होते हैं, उनके लिए ये लाभदायक होता है। शरीर का तापक्रम बनाए रखने के लिए उच्च ऊर्जा की आवश्यकता की पूर्ति होती है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई मेरे भाई, आगे देखेंगे।
देखिए क्या है, नलिकाएं, रुधिर वाहिकाएं। नलिकाएं यानी जो हमारी नसें हैं उन्हें ही कहा जा रहा है, ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसमें कौन कौन सी होती हैं? पहला है धमनी, दूसरा है सिरा और तीसरा है केशिकाएं। ठीक है, तो इसमें क्या है, धमनी रुधिर को हृदय से शरीर के अंगों तक ले जाती हैं। रुधिर को हृदय से शरीर के अंगों तक ले जाती हैं। पहला हो गया धमनी। ठीक है मेरे भाई। नेक्स्ट क्या है, भित्ति मोटी तथा लचीली होती है। जो हमारे शरीर में मोटी मोटी नसें होती हैं उन्हें ही क्या कह रहा है, धमनी कह रहा है। ठीक है, इनमें उच्च दाब के कारण बनते हैं जो, ठीक है, और ये मोटी और लचीली होती हैं। बात समझ में आई भाई? ठीक है। दूसरा है सिरा। सिरा क्या है, रुधिर को अंगों से वापस हृदय में ले जाती है। रुधिर को अंगों से हृदय में ले जाती हैं वापस, रुधिर को अंगों में वापस हृदय में ले जाती हैं। क्या है, एक ऐसी नस है जहाँ से खून जा रहा है तेजी से। ये जो धमनी है वहाँ से खून जा रहा है तेजी से, लेकिन जो सिरा है, एक बात और समझिए, फिर से समझिए, हृदय में, हृदय से जो खून शरीर तक नीचे तक पहुंच रहा है या ऊपर तक पहुंच रहा है वो तेजी से जाता है। वह कहाँ से होकर जाता है, धमनियों से होकर जाता है। जब वापस आता है, यहाँ कह रहा है रुधिर को अंगों से वापस हृदय में ले जाती है, वो क्या होती है, वह होती है सिरा मेरे भाई। क्या होती है, सिरा होती है। इसकी मोटी भित्ति की आवश्यकता नहीं है, इसमें वाल्व होते हैं। अब ये समझिए, जब तेजी से जाएगा तो उसकी जो पाइपें हैं, नसें हैं, वो मोटी होनी चाहिए, उसकी भित्ति मोटी होनी चाहिए, नहीं तो क्या होगा, तेजी से खून जाएगा और नसें फट जाएंगी। लेकिन जब वही खून वापस आता है, आपने देखा होगा, एक बात समझ लीजिए, 120 और 80 का रेशियो सुना होगा, क्योंकि जो रक्त दाब होता है वो इसमें ही तो घूमता है। जब जाता है तो 120 की स्पीड से जाएगा, तो स्पीड ज़्यादा होगी तो उसमें जो है, जो उसकी नसें होंगी, उसकी नसें मोटी होनी चाहिए। नसें जो उसकी भित्तियाँ होती हैं, जो किनारे का भाग है, वो मोटी होनी चाहिए। लेकिन जब आता है तो स्पीड कम हो जाती है, और जब स्पीड कम हो जाती है तो वह उसकी भित्तियाँ जो हैं पतली होंगी तो भी काम चल जाएगा। बस वही बात है इसमें। सिराएं हैं सबसे छोटी वाहिकाएं, भित्ति एक कोशिकाएं मोटी होती हैं। ठीक है, पदार्थों का विनिमय यही होता है। जो पदार्थ हैं, जो छोटी छोटी नसें हैं, वे क्या करती, पदार्थों का विनिमय करती हैं। ठीक है, यहाँ तक की बात क्लियर हो गई है। आपने समझा क्या, धमनी, तो आपने समझा सिरा, और आपने क्या समझा, केशिकाएं। यहाँ तक की बात समझ में आ गई। अब ये समझ लीजिए कि ये हमारी जो है, जो मोटी सी है, ये धमनी है, और जो इतनी पतली सी है, ठीक है, ये हमारा सिरा है, और जो इससे जुड़ी हुई पतली पतली नसें हैं, पतली पतली नसें हैं, वो क्या हैं, केशिकाएं हैं। ठीक है मेरे भाई, तो यहाँ तक की बात आपको क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट देखिएगा, ये क्या है, रक्त दाब और प्लेटलेट। ठीक है, ये क्या है, ये रक्त दाब नापने की एक मशीन है। ठीक है, और यहाँ पर समझिएगा, रक्त दाब, जिसे ब्लड प्रेशर भी कहते हैं, रुधिर वाहिकाओं की भित्ति के विरुद्ध जो दाब लगाती हैं। ठीक है, जो दाब लगाती हैं, और इसमें क्या है, परकुशन होता है, परकुशन दाब होता है, जो 120 mm होता है। ठीक है, इसमें पारा भरा होता है, पारा मेरे भाई। ठीक है, तो 120 होता है। देखिए, अनुशिथिलन दाब होता है जो 80 mm होता है। तो ये रक्त प्रवाह है। ठीक है मेरे भाई, ये जब रक्त जाता है तो उसकी स्पीड है, जब वापस आता है तो उसकी स्पीड है। ठीक है, सामान्य रक्तदाब 120/180 mm होता है। ठीक है,
अब यहाँ पर बात करेंगे प्लेटलेट्स की। रक्त स्राव के स्थान पर क्या है, रक्त स्राव के स्थान पर रुधिर का थक्का, जैसे हमारे शरीर में कहीं कट लग जाता है और वहाँ पर रक्त का स्राव होता है, रक्त निकलता रहता है, तो उस स्थान पर रक्त का थक्का बनाकर मार्ग अवरुद्ध कर देती है। यह दाब में कमी आने से रोकता है। अभी क्या है, यह दाब में कमी आने से रोकता है। जो हमारा रक्तदाब होता है वो तेज़ी से जाता है। अगर खून निकलने लग गया, कहीं तेज़ी से निकल रहा है तो वो निकल जाएगा। अब निकल जाएगा तो फिर रक्त जो वापस आएगा वो धीरे से और धीरे हो जाएगा। तो इसीलिए जो है इसमें यह दाब में कमी आने से रोकता है, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, प्लेटलेट्स जमा हो जाते हैं। ठीक है मेरे भाई, यहाँ तक की बात क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट समझेंगे क्या है, पादपों में परिवहन, जल का परिवहन। क्या है, जल का परिवहन। ऊतक मिट्टी से प्राप्त जल और खनिज लवणों को वहन करता है। क्या करता है मेरे भाई, वहन करता है। जड़ों की कोशिकाएं सक्रिय रूप में आयन प्राप्त करती हैं, जिससे जल जड़ में प्रवेश करता है, जिससे मूलदाब। ठीक है, मूलदाब से। इसके बाद यह एक सतत जल स्तंभ का निर्माण करती है। ठीक है, मुख्य चालक दाब, वाष्पोत्सर्जन, कर्षण। ठीक है, उसके बाद पत्तियों के रंध्र द्वारा जल की वाष्प के रूप में हानि। जो पत्तियां होती हैं वो वाष्पोत्सर्जन करके उसमें से क्या करती हैं, पानी को वापस निकाल देती हैं, वही बोल रहा है हानि होती है। ठीक है मेरे भाई, यह एक चूसक उत्पन्न करता है जो जल को ऊपर खींचता है। अब समझिए यहाँ पर ये क्या हो रहा है, ये किसी पेड़ है, कोई पेड़ है, ये क्या करता है, यहाँ से जल को प्राप्त करता है और खनिजों को प्राप्त करता है। ठीक है, और यहाँ से फोटोसिंथेसिस करता है, जिसकी वजह से खाना बनाता है अपना। मैंने आपको बता ही दिया था। तो ये पेड़ है और इसकी बात कर रहा है, इसमें परिवहन कैसे होता है। तो इसमें परिवहन कैसे होता है, जाइलम, इसमें जो जाइलम है वह मिट्टी से प्राप्त जल और खनिज लवणों का वहन करता है। इसमें जैसे हमारे शरीर में खून होता है, वह ऑक्सीजन का परिवहन करता है, उसी तरीके से पेड़ में जाइलम होता है जो क्या करता है, खनिज, लवण और जल, इन सभी को यहाँ से शुरू करके यहाँ तक पहुँचाता है। तो किसका काम होता है, जाइलम का मेरे भाई। किसका काम होता है, जाइलम का। आगे समझिए, उत्सर्जन क्या होता है, एक बार ऐसे समझ लीजिए। जो कुछ भी वेस्ट होता है, जैसे पसीना, ये हमारे शरीर के लिए क्या है, ये मतलब निकल रहा है ना। जो मूत्र होता है वो भी उत्सर्जन ही कर रहे हैं, हम फेंक रहे हैं, समझ लीजिए पसीना फेंक रहे हैं, मल का त्याग कर रहे हैं, वो भी एक प्रकार का उत्सर्जन है। तो जो हमारे शरीर के लिए लाभदायक है, उसके अलावा जो हम निकाल के फेंक रहे हैं, वही उत्सर्जन है। आइए समझ लेते हैं। देखिए, मानव में उत्सर्जन तंत्र क्या होता है, देखिए, हानिकारक उपापचयी, ठीक है, उपापचयी वर्ज्य पदार्थों का निष्कासन। क्या कह रहा है कि जो पदार्थ हमने लिया, जो हमने पचा लिया, वो तो ठीक है, जो नहीं पचा पाए उसे किसी न किसी माध्यम से बाहर निकाल देना ही उत्सर्जन होता है। चाहे वो पसीना हो, मल हो या मूत्र हो। ठीक है मेरे भाई, और ये सभी क्या हैं, उत्सर्जन में आते हैं।
मुख्य नाइट्रोजनी वज्र पदार्थ यूरिया और यूरिक अम्ल है। यूरिया या यूरिक अम्ल है। मानव उत्सर्जन तंत्र, मानव उत्सर्जन तंत्र ये है जो क्या है, देखिए मूत्र मार्ग, जो किडनी है इसमें है ना, किडनी है और मूत्रवाहिका है, मूत्राशय है और इसके बाद मूत्र मार्ग है। तो इस तरीके से हमारा ये उत्सर्जन तंत्र है मेरे भाई, समझ रहे हैं आप, ये हमारा उत्सर्जन तंत्र है। इसमें क्या क्या है, एक जोड़ी वृक्क, ठीक है, ये जो किडनी है इसी को हम क्या बोलते हैं, वृक्क, एक और दो। तो लोग कहते हैं ना एक किडनी खराब हो गई तो दूसरे से काम चल जाएगा, यही दो किडनियां हैं। एक मूत्रवाहिका, ठीक है, एक मूत्रवाहिनी होती है ये, ठीक है। इसके बाद एक मूत्राशय होता है यहाँ पर, ठीक है। मूत्राशय में मूत्र इकट्ठा होता रहता है। जब कोई व्यक्ति अधिक समय तक, लंबे समय तक मूत्र मार्ग से मूत्र नहीं निकालता है, वह मूत्राशय में इकट्ठा रहता है और हमें तेज दर्द होता है, ठीक है। तो ये जो है मूत्राशय है, इसके बाद मूत्र मार्ग से हम उत्सर्जन करते हैं। तो ये एक मूत्र मार्ग होता है। क्या क्या है मूत्र, ये क्या है समझिए, उत्सर्जन में कौन कौन क्या क्या है, दो वृक्क होते हैं, एक मूत्रवाहिनी होती है और एक मूत्राशय होता है दूसरा, और एक मूत्र मार्ग होता है। तो यह बात आपको समझ में आ गई होगी। देखिए मेरे भाई, पादपों में उत्सर्जन, आपने मानव में उत्सर्जन पढ़ लिया, इसके बाद पादपों में उत्सर्जन पढ़ते हैं। देखिए, पौधे में अपशिष्ट निपटान, ठीक है, जो इसमें अतिरिक्त होता है, पेड़ जैसे मैंने मानव में बताया, अतिरिक्त जो होता है मैंने बता दिया। अब पेड़ पौधों में क्या है, जो भी इसको पचाने लायक होता है वो तो पचा लेता है, उत्सर्जन कैसे करता है वही यहाँ पर हम समझेंगे। देखिए, जंतुओं में बिल्कुल भिन्न युक्तियाँ अपनाते हैं, जंतुओं से बिल्कुल भिन्न युक्तियाँ यानी जो हम ये कह सकते हैं तरीका अपनाते हैं, ठीक है। अतिरिक्त जल से वाष्पोत्सर्जन द्वारा छुटकारा पाते हैं। जैसे हम लोग पसीना छोड़ते हैं उसी तरीके से ये पत्तियां अपना जो पानी है वो उड़ा देती हैं। क्या करती हैं, पानी को उड़ा देती हैं, वही यहाँ पर छुटकारा पाती हैं। बहुत से अपशिष्ट उत्पाद, क्या है, बहुत से अपशिष्ट उत्पाद कोशिकीय रिक्तिका में संचित रहते हैं। जो इसमें कोशिकीय रिक्तिका होती है उसमें संचित रहते हैं कौन, अपशिष्ट उत्पाद बहुत सारे होते हैं। अन्य अपशिष्ट उत्पाद रेजिन तथा गोंद, ठीक है, यहाँ पर रेजिन या जो गोंद कह सकते हैं के रूप में पुराने टाइलम में संचित रहते हैं। आपने देखा होगा कई पेड़ों से जो है निरंतर निकलती रहती हैं गोंद, जैसे चिपचिपा पदार्थ होता है उसी की बात हो रही है। कुछ अपशिष्ट पदार्थ गिरने वाली पत्तियों में संचित रहते हैं, कुछ अपशिष्ट अपने आसपास की मिट्टी में उत्सर्जित करते हैं। तो यह जो पत्ती है यह भी एक प्रकार का इसका अपशिष्ट है और इसमें भी कुछ ना कुछ अपशिष्ट मौजूद होते हैं और ये किस तरीके से उत्सर्जन करता है, जल का वाष्पोत्सर्जन की तरह पत्ती को छोड़ देता है, ठीक है, पत्ती को छोड़ देता है। इसमें देखिए ये इसको ऐसा लग रहा है फोड़ा हो गया है, ठीक है। तो ये क्या है, ये रेजिन या गोंद है मेरे भाई, जो पेड़ से निकल रहा है, ठीक है। तो यहाँ तक की क्लास आपको कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और एक कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।